हेलो गाइस, ड्रॉप्स पोलियो पी लो। अच्छा, किसने किसने पोलियो पिया है? और पोलियो का टेस्ट किसको किसको याद है? कड़वा का, सहला सा, है ना। मेरे को तो मेरे बड़े भैया ले जाते थे पिलाने के लिए पोलियो, और ऐसा टेस्ट होता था ना, मन करता आज भी वो पी लो, लेकिन मार के भगा देंगे हम लोग। हेलो गाइस, जैसे बोलते नहीं है हेलो गाइस, मैं ये वो जो नाम देकर फैला देते हैं हर तरफ, ब्लॉगिंग कर देते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ साइमन क्लास। ठीक है, किसने किसने ये वाला एंटीना लगाकर टीवी देखा है? जो देखा हो ना, एक बार कमेंट में जरूर बताना भाई, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमने ये वाला जो है एंटीना लगाया है। हेलो गाइस, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। आज तो भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमें तो नहीं लगता है कि भाई किसी काम का रह गया है। आपको सभी को साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 24 करने वाले हैं, जिसका नाम है हिंदी और जनसंचार माध्यम। आखिरकार ये जनसंचार माध्यम होते क्या हैं? और जैसे पुराने टाइम पे छपाई की तकनीक होती थी, जनसंचार मतलब कैसे हमें मीडिया, जैसे आज की मीडिया होती है ना, वो हमें खबरें देती है, तो कैसे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया भर के देश, एक देश में कोई प्रॉब्लम हुई दूसरे देश में तुरंत पता लग जाना, ये सब कुछ जो है जनसंचार के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की जो है समरी पढ़ेंगे, आखिरकार है क्या इसमें, फिर उसके बाद जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, फिर एमसीक्यू करके इसको हीरोइन बना देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आ रहा है इसमें, देखिए ध्यान सुनना कि जनसंचार क्या होता है। मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है बाबू कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। पहले के टाइम पे चिट्ठी भेजी जाती थी कबूतर में लगा के, है ना, तो दिल की बातें जानी जाती थी पहले, तो वो चीजें, वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम हो जाएगा, है ना। बाकी यहाँ पे नए तकनीक आ गई है ना। तो देखिए, जनसंचार बोला जा रहा है कि जनसंचार मास कम्युनिकेशन का अर्थ है जब हम किसी माध्यम जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, ये तो नए नए हैं, इंटरनेट की सहायता से एक बहुत बड़े जन समुदाय या जन समूह को एक साथ कोई खबर बहुत बड़े लेवल पर फैला देते हैं, के साथ सूचनाओं, विचारों, संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे जनसंचार कहा जाता है। आधुनिक युग, ये जो आज का टाइम है वो आधुनिक कहलाता है। ठीक बा। देखिए, आधुनिक समाज में इसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। आज के टाइम पे तो भाई जनसंचार बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूं, है ना। तो ये सब चीजें, मेरी बातें आप तक पहुंच रही है, कम्युनिकेशन ही तो है, तो ये चीजें। और ये भी जानेंगे जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया, जो अभी डिजिटल मीडिया है, इससे पहले प्रिंट मीडिया चलती थी, यानी अखबार छापना, ये करना ना, वो सब आ जाएंगी, पत्रिकाएं वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसके अंदर रेडियो, श्रव्य यानी सुनने वाला, टेलीविजन यानी दृश्य और श्रव्य दोनों हो गया, और साक्षर और निरक्षर दोनों के लिए जो है बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल बन गया। न्यू मीडिया की बात करें तो इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और ब्लॉग्स। आज ब्लॉगिंग करते हैं, हेलो गाइज, हेलो हेलो, है नहीं, तो ये चीज है। तो आधुनिक, तीव्र और संवादात्मक इंटरैक्टिव माध्यम है ये। ठीक बात। चलिए, उसके बाद है हिंदी और जनसंचार का संबंध। हिंदी भी बहुत जरूरी है जनसंचार के लिए, है ना, एक कॉमन लैंग्वेज है। जनसंचार माध्यमों ने हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया है। आज समाचार चैनलों, विज्ञापनों और सोशल मीडिया पर हिंदी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जनसंचार की हिंदी सरल और आम बोलचाल की हिंदी जो है देखने को मिलती है और प्रभावशाली होती है, ताकि वह समाज के हर वर्ग तक आसानी से पहुंच सके। उसके बाद है विज्ञापन का महत्व। तो बाबू, आज देखा होगा आप लोगों ने, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा तरीके से किया जाता है। विज्ञापन जनसंचार का एक सशक्त रूप है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं, यानी जो यूज कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी देना। देखो, जैसे आज इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, या बोल सकते हैं न्यू मीडिया हो गई, उन सब के माध्यम से आज विज्ञापन जो है बहुत इजी हो गया है। पहले पर्चे छपवाते थे, अखबारों में पेपर डलवाते थे। आज के टाइम पे क्या है, आज तो एआई आ गया है, तुरंत ही उस पे स्क्रिप्ट डालो और तुरंत उसकी फोटो, वीडियो, ये सब निकाल के दे देते हैं, तो बहुत मदद हो गई है। तो ये चीजें हैं, उन्हें उसे खरीदने से के लिए प्रेरित करना है, और यह व्यापार और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। ठीक है, और तेजी से डेवलप जो है सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने जान लिया जनसंचार क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू। देखिए, अब सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन हुआ है कि देखिए, जनसंचार माध्यमों से समाज को क्या लाभ होता है, उदाहरण सहित बताओ। तो फायदे बताने हैं। जनसंचार के फायदे क्या होते हैं बाबू?
तो देखिए ध्यान सुनना है। पहला है सूचना और ज्ञान प्रसार, जैसे आज एक दूसरे, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, अपने घर पर ही रहकर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप लोगों तक वो ज्ञान पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, तो ये भी एक जनसंचार का माध्यम है। जैसे जनसंचार माध्यम समाज को देश दुनिया की घटनाओं से अवगत कराते हैं। उदाहरण के लिए कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रमों से किसानों को उत्पन्न खेती और मौसम की सटीक जानकारी मिलती है ना, तो मौसम विभाग भी बता देता है पहले कि हाँ ये चीज होने वाली है, ये होने वाला है, ये चीज है। उसके बाद है शिक्षा का विस्तार, यानी टेलीविजन रेडियो इंटरनेट के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाई जा रही है। आज इंटरनेट के माध्यम से जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप लोग को, वो आप अगर अरुणाचल प्रदेश में भी बैठे हो तो भी आप पढ़ सकते हो, विश्व के किसी भी कोने पे हो तो भी आप पढ़ सकते हो। आगे बात समझ में। चैनल और यूट्यूब पर उपलब्ध शैक्षणिक वीडियो इसके जीवंत उदाहरण है। जो हम पढ़ रहे हैं वही वाली वीडियो की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। एक है जन जागरूकता, तो क्या फायदा पहुंच रहा है बाबू, क्या लाभ हो रहा है, तो पहला शिक्षा, सूचना और ज्ञान का प्रसार, शिक्षा का विस्तार, और तीसरा है जन जागरूकता और सामाजिक सुधार। भाई सब कुछ सुधर रहा है यार, ज्यादातर लोगों के पास अच्छी नॉलेज, समाज में फैली कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा के खिलाफ जनमत तैयार करने में ये माध्यम अहम भूमिका निभाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रचार विज्ञापनों और टीवी के माध्यम से ही जन आंदोलन बना है। आज इतने तेजी से ये पूरी दुनिया में कैसे ये कुरीतियां कैसे खत्म हो रही हैं, या अच्छी बातें कैसे फैलाई जा रही है, तो इन्हीं माध्यमों से, इसी को बोलते हैं जनसंचार माध्यम, ठीक है। एक है मनोरंजन, आज घर बैठे बैठे फिल्में देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, टिंगलिंग डिंगलिंग कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, फिल्में, धारावाहिक, संगीत, खेल प्रसारण। आपका मूड ऑफ है तो आपने क्या करा, सॉन्ग सुन लिया, संगीत सुन लिया। आपका मूड ऑफ है, आपने मूवी देख ली। आपका मूड ऑफ है, आपने भजन सुन लिया। आपका मूड ऑफ है, आप जो है भगवान के जो है सीरियल या कुछ भी XYZ देखना शुरू कर दिए हैं। इससे क्या होगा, मूड चेंज हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो वही है। एक है लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, यानी यह सरकार के कार्यों की समीक्षा करता है और जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाता है, शासन प्रशासन तक पहुंचाता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आज तो भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमें तो नहीं लगता है कि भाई किसी काम का रह गया है, आपको पता ही होगा। 4 लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और चौथा मीडिया। और सबको पता है आज की मीडिया कैसी है। आगे बात समझ में, चलिए तो ये चीज है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन बाबू। क्वेश्चन था जनसंचार माध्यमों से समाज को क्या लाभ होता है, तो ये बता दिया। लाभ क्या होता है वो समझ में आ गया ना, चलिए उदाहरण भी बता दिया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है बाबू, सेकंड क्वेश्चन है जनसंचार माध्यमों के विकास। तो ये टाइम टू टाइम कैसे बढ़ता चला गया वो देखेंगे, पहले पुराना, फिर बाद में, फिर 21वीं शताब्दी आ गई है आज, है ना, वो सब। तो जनसंचार माध्यमों के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन करें, कैसे कैसे डेवलप होता आया है, कैसे कैसे विकास हुआ है बाबू, वो जानेंगे। देखिए जनसंचार माध्यमों का विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ हुआ है। इसका विकास क्रम के मुख्य रूप से 4 जो है चरणों में समझा जा सकता है। पहला मुद्रण, पहले प्रिंटिंग चलती थी, पहले छपाई की तकनीक चलती। देखा होगा आजकल लोग बहुत ज्यादा हद तक न्यूज़पेपर प्रिंट माध्यम वाला नहीं पढ़ते हैं, ऑनलाइन या टीवी खोल ली, टेलीविजन खोल लिया, मोबाइल पे ही आज तो ऑनलाइन सब कुछ नजर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रिंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रिंट वाला माध्यम खत्म हो गया, अभी भी चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। मुद्रण युग की शुरुआत, आधुनिक जनसंचार की शुरुआत गुटेनबर्ग, याद रखना, गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से हुई थी, ठीक है। भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट यानी 1780 था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मातरंड 1826 था। इसने लिखित रूप में विचारों को बड़े पैमाने पर फैलाया। पहले लोग बहुत ज्यादा, आज भी ऐसे कई लोग हैं जो चाय पीते पीते क्या पढ़ना पसंद करते हैं, अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, ये आदत बन गई है कईयों की। रेडियो और आवागमन यानी श्रव्य शक्ति, सुनने वाली वो आई, पहले टेलीविजन नहीं था, पहले रेडियो ही आया था। देखिए बोला यार 20वीं सदी की शुरुआत में रेडियो के आविष्कार से संचार में क्रांति ला दी और भारत में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ने शिक्षा, समाचार और संस्कृति को घर घर पहुंचाया, विशेषकर उन लोगों तक जो पढ़ लिख नहीं पाते थे लेकिन सुन तो सकते थे ना, तो वो चीज। टेलीविजन का युग आया, फिर दृश्य और श्रव्य दोनों यानी देखना और सुनना दोनों हो गया।
भारत में 1959 में टेलीविजन की शुरुआत हुई। 1980 के दशक में रंगीन टीवी और रामायण महाभारत जैसे धारावाहिकों, सबको पता होगा रामायण महाभारत आया था, ठीक है, और इसे बेहद लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद 1990 के दशक में निजी जो है सैटेलाइट चैनलों, केबल टीवी, केबल आने लग गई थी, तार जोड़ा जाता था। पहले हम लोग एंटीना लगाते थे, ऊपर एंटीना होता था। देखिए किसने किसने ये वाला एंटीना लगाकर टीवी देखा है, जो देखा हो ना एक बार कमेंट में जरूर बताना भाई, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमने ये वाला जो है एंटीना लगाया है। और उस टाइम पे चिड़िया विड़िया खूब होती थी, स्पैरो। आज के टाइम पे बहुत है ही नहीं है देखने वाली, बेचारी 4G 5G 6G आया है जब से, तब से ही खत्म हो गई है बेचारी स्पैरो सब। तो ये वाला एंटीना कौन कौन लगाया है, कौन कौन देखा है, एक बार जरूर कमेंट में बताना, है ना। कि आने से सूचनाओं का लाइव प्रसारण शुरू हो गया। तो ये एंटीना वाला जो है धीरे धीरे खत्म हो गया, अब केवल टीवी आ चुकी थी। उसके बाद क्या है, न्यू मीडिया और इंटरनेट क्रांति, डिजिटल युग 21वीं सदी के अंत तक, वर्तमान समय में इंटरनेट के आने से 21वीं सदी के अंत तक, याद रखना ये जो आज का युग चल रहा है 21वीं शताब्दी है, उसमें इंटरनेट का युग है। और आजकल तो पता नहीं क्या क्या चीजें चलने लग गई हैं, पूरी तरह बदल गया है। आज स्मार्टफोन, ब्लॉग, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक के जो है कारण दुनिया का हर नागरिक खुद एक संचारक बन गया है। आज खुद ही लोग जनरेटर बन गए हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान अब तत्कालिक और द्विमार्गी जो है 2 वेज हो गया है, यानी हर एक चीज, खबर कोई भी दिखा दे रहा है आज, है ना। कुछ हो रहा, मान लो एक्सीडेंट हो गया, पहले न्यूज वाले पहुंचते थे, आज के लोग वीडियो बना के पहले ही फैला देते हैं उसको, है ना। ये चीजें हैं। चलिए, तो ये जनसंचार का माध्यम बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। जन संचार माध्यमों की कार्य प्रणाली के बारे में बताओ, कैसे कार्य कर रहा है वो जानेंगे। देखो, जनसंचार माध्यमों की कार्य प्रणाली अत्यंत जटिल, व्यवस्थित और संस्थागत होती है, और यह एक निश्चित प्रक्रिया के तहत काम करती है, जिसमें कई चरण होते हैं। कई चरण स्टेप बाय स्टेप काम करती हैं ये। जैसे पहला है स्रोतों से सूचनाओं का एकीकरण। याद रखना बाबू, स्रोतों से, जैसे न्यूज वाले के कई सोर्सेस होते हैं, अलग अलग जगह से कलेक्ट की जाती न्यूज, तो बोले यार सूचनाओं के स्रोतों से सूचनाओं का एकत्रीकरण यानी सोर्सिंग करना। सबसे पहले संवाददाता, रिपोर्टर्स, समाचार एजेंसियां जैसे पीटीआई, यूएनआई, न्यूज देखे होंगे आपने, या इंटरनेट स्रोतों से कच्ची खबरें, तस्वीरें और वीडियो एकत्रित करते हैं, फिर उनको कलेक्ट करके एक न्यूज बनाई जाती है, समझना। संपादन, एडिटिंग, यानी एकत्रित की गई सामग्री को संपादक मंडल यानी एडिटोरियल जो है टीम के पास भेजा जाता है, ताकि वो एडिट करे, उसको एडिट जैसे मर्जी। यहाँ खबरों की सत्यता की जांच की जाती, खबर कहीं झूठी तो नहीं है, ये भी जांच करी जाती है। ऐसे थे ना, गलत खबर दिखा देगा कोई। व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को सुधारा जाता है, भाषा को सरल व प्रभावशाली बनाया जाता है। इसे द्वारपाल यानी गेट कीपिंग प्रक्रिया भी कहते हैं, यानी गेट मतलब बाहर जाने से पहले एक बार लास्ट चेक कर लो और तय करती है कि कौन सी खबर समाज में के लिए सही है, ठीक है। एक होता है प्रस्तुतिकरण, पहले क्या होता है, स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, फिर उसकी एडिटिंग की जाती है, फिर क्या किया, प्रस्तुतिकरण और डिजाइनिंग। ये यानी प्रस्तुतिकरण अब हमारे सामने आएगा। जैसे समाचार पत्रों के लिए पेजों की लेआउट डिजाइनिंग की जाती है, जबकि टीवी के लिए वीडियो एडिटिंग की जाती है। देखो, समाचार पत्रों के लिए लेआउट तैयार किया जाता है, कितने पे क्या होगा, कौन से पेज पे क्या दिखाना। टीवी के लिए क्या की जाती है बाबू, एडिटिंग। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी तो एडिटिंग करके ही आप लग तो पहुंचती है, तो वही चीज है, एडिटिंग की तैयारी की जाती है। इंटरनेट माध्यमों के लिए आकर्षक थंबनेल, जैसे यूट्यूब के लिए थंबनेल, आप जो वीडियो देख रहे हो थंबनेल देखकर ही आए होगे, थंबनेल और हेडलाइन तैयार की जाती है। ये हो गया। उसके बाद है प्रसारण, अब उसको प्रसार कर दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा बाबू, तो यही पब्लिशिंग हो जाएगी। इसकी पूरी तरह से तैयार सामग्री को प्रिंटिंग प्रेस के जरिए छापा जाता है, या तो वो अखबार है तो छापा जाएगा, या सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों और पाठकों तक प्रसारित कर दिया। ये हमारी जो वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है इंटरनेट के माध्यम से ही तो पहुंच रही है, तो वही चीज। फिर उसके बाद फीडबैक, आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फीडबैक दे सकते हो, आप अपना उसी को बोलते हैं। आधुनिक कार्य प्रणाली के पाठकों या दर्शकों की प्रक्रिया कमेंट जो है टिप्पणी बोल सकते हैं, पत्र ली जाती है, ताकि माध्यम जो है अपनी गुणवत्ता जो है माध्यम अपनी गुणवत्ता में सुधार कर सके। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको वीडियो कैसी लगती है, कोई कमी है
या हीरोइन है, कोई बन रहा है, कोई सच में बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो सब अगर बताओगे तभी तो मैं सुधार कर पाऊंगा बाबू, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये समझ में आ गया जन संचार माध्यमों की कार्य प्रणाली क्या होती है, हमने जान लिया कैसे कैसे कार्य प्रणाली। पहले स्रोत और सूचना एकत्रित करना, फिर उसकी एडिटिंग करना, फिर उसकी डिजाइनिंग करना, प्रस्तुतिकरण यानी क्या करना, उसको प्रस्तुत करना, चेक करें लास्ट कैसा है, फिर प्रसारण यानी आपके सामने भेज दिया जाएगा और आप फीडबैक। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, न्यू मीडिया यानी नए जनसंचार माध्यम से क्या तात्पर्य है। आज जो पुराने जनसंचार माध्यम वही रेडियो, उससे पहले अखबार, ये सब चीजें हुआ करती थी ना, आज जो न्यू जो आ गए हैं उनके अंतर्गत बोला जा रहा है, इसके अंतर्गत आने वाले माध्यमों के बारे में जो है अपने विचार प्रस्तुत करनी है। तो क्या बताना है बाबू, देखिए न्यू मीडिया से तात्पर्य है इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन तकनीक पर आधारित उन आधुनिक संचार माध्यमों से है जो डिजिटल रूप से काम करते हैं और पारंपरिक माध्यमों जैसे प्रिंट, टीवी की तुलना में कहीं अधिक तीव्र, संवादात्मक और बहुआयामी। आज इंटरनेट का टाइम है, हर एक चीज तुरंत ही अपलोड कर दी जा सकती है ना, ये चीज। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख माध्यमों पर विचार करें। कौन कौन से न्यू मीडिया माध्यम है बाबू, वो देखिए, ऑनलाइन समाचार पोर्टल, वेबसाइट। आज देखना ऑनलाइन अखबार पढ़ सकते हैं सब लोग, न्यूज आ सकती है ऑनलाइन। आज हर प्रमुख समाचार पत्र, टीवी चैनल की अपनी वेबसाइट है, हर किसी की अपनी वेबसाइट है जहां पल पल की खबरें तुरंत अपडेट होती हैं। पाठक अपनी पसंद के अनुसार कभी भी खबरें पढ़ सकता है ना। उसके बाद है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ये माध्यम आम जनता को अपनी राय खुलकर जो है रखने का मंच देते हैं। कोई भी सामाजिक मुद्दा या कुछ ही मिनटों में वायरल होकर वैश्विक चर्चा के माध्यम बन जाते हैं। जैसे बोलते नहीं है, हेलो गाइस, मैं ये वो जो नाम देकर फैला देते हैं हर तरफ, ब्लॉगिंग कर देते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं साइमन क्लास ठीक है। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो किस पे पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं। तो यह शिक्षा और मनोरंजन का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक माध्यम बन चुका है। कोई भी अपनी बात रख सकता है, पर गलत चीज आप नहीं रख सकते, गंदी चीज है ना वो सब। भी व्यक्ति अपना चैनल बनाकर, कोई भी व्यक्ति अपना चैनल बनाकर और कौशल का प्रसार, जैसे अब मुझे पढ़ाना आता है तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, आपको डांस आता है आप डांस कर लो, है ना। तो वही चीजें हैं, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है। जैसे कि शिक्षक डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने के लिए करते हैं। अब जैसे मैं भी डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ा रहा हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से, पहले व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए, उसके बाद है ब्लॉग या पॉडकास्ट। आप देखा होगा 4-5 कुर्सियां रख देते हैं, 2 कुर्सियां रख देते हैं और डिजिटल पॉडकास्ट वगैरह ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं और व्लॉगिंग करते हैं कि नहीं करते, अभी जो बताया था ब्लॉगिंग। तो डिजिटल डायरी या ब्लॉग के माध्यम से लेखक अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और ऑडियो के शौकीन लोग पॉडकास्ट के जरिए ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये हो गया। और निष्कर्ष क्या निकला, न्यू मीडिया ने सूचना के क्षेत्र में आम आदमी को सशक्त किया है, यानी आम आदमी भी आज पैसा कमा पा रहा है, छोटा मोटा क्रिएटर भी पैसा जो है कमाना शुरू कर दे रहा है। तो वही है। और साथ ही फेक न्यूज, फर्जी खबरों की चुनौती भी बढ़ी है। इससे क्या एक नुकसान ये है कि फर्जी जो वो होती है फर्जी खबरें, वो भी ज्यादा फैला दी जाती हैं। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान। इसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा बाबू, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट क्यों बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये फायदा और नुकसान दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं फायदे क्या है पहले, फिर बताऊंगा आप लोग को नुकसान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना है, ठीक है ना। देखिए, तो वही बोला जा रहा है कि वैश्विक जुड़ाव, ये ग्लोबल कनेक्टिविटी हुई है बाबू, यानी पूरा विश्व आज एक जुड़ गया है। यानी भौगोलिक दूरियों, जैसे यहाँ से चाइना कितनी दूर है, लेकिन फिर भी हम वहां की वीडियो बना के यहाँ भेज रहे, तुरंत खबर पहुंच जा रही है। सोशल मीडिया दुनिया भर के मित्रों और परिवार और पेशेवरों से तुरंत जुड़ने का माध्यम प्रदान करती है। शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान। आज अब आप मुझसे पढ़ रहे हो अगर, तो आप किसी दूसरे स्टेट में बैठे हो तभी तो पढ़ पा रहे हो। मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, आप कहाँ पढ़ रहे हो, आप चेन्नई में बैठ के पढ़ रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। तो वो चीजें हैं। अब ऐसे अगर ये सब चीजें नहीं होती, इंटरनेट मीडिया ये सब नहीं होती, क्या हम एक दूसरे कनेक्ट कर पाते? नहीं ना। तो देखो, तो वही चीज है, बोला जा रहा है छात्र टेलीग्राम, व्हाट्सएप समूह और यूट्यूब के माध्यम से अध्ययन सामग्री और वीडियो आसानी से समझा कर सकते हैं और जिससे घर बैठे पढ़ाई संभव हुई है। एक है व्यवसाय और जो है
स्वरोजगार का अवसर, यानी लोग छोटे मोटे काम शुरू करके अपना बिजनेस करना कर दे रहे हैं। छोटे व्यवसायी, डिजिटल निर्माता, क्रिएटर्स बिना किसी बड़े खर्च के अपने उत्पादों और कौशल विज्ञापन दुनिया भर में जो है कर रहे हैं आज। तो अब जरा ये तो चलो फायदे हो गए, वैश्विक जुड़ाव, शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान, व्यवसाय और स्वरोजगार। स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहे हैं लोग। अब जरा बाबू ये पढ़ लेते हैं हम लोग कि इसके नुकसान क्या है। नुकसान भी है भाई कुछ ना कुछ, तो देखिए ध्यान सुनिएगा नुकसान क्या बोल रहा है। नुकसान है भ्रामक खबरें, याद रखना, भ्रामक खबरें और अफवाहें, फेक न्यूज। फेक न्यूज कैसे फेक न्यूज फैल रही है इतनी, देखिए बिना किसी संपादन या जांच के कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है, जिससे समाज में दंगे, नफरत और भय का माहौल पैदा होता है। डर रहे हैं लोग, है ना। तो वही कई बार फेक न्यूज भी फैल जाती है जिससे कि लोग खामखा डर जाते हैं। लेकिन हाँ एक चीज फायदेमंद है कि लोगों को पता चल जाता है कि दूसरे देश में क्या हो रहा है। मान लो पूरी दुनिया में भूकंप, बाढ़, सुनामी ये सब का खतरा बना हुआ है, तो आपको पहले ही जो है सतर्क कर दिया जा रहा है। ये चीज है। समय की बर्बादी और लत, यानी एक बार कई बच्चों को देखा है एडिक्शन, कई बार रील का चक्कर स्क्रॉल कर रहे हैं बच्चे दिन रात, सुबह आंख काली काली हो जा रही, बहु चक्कर हो जा रहे हैं बच्चे, है ना। तो ये चीज बड़ी नुकसान कर रही है। युवा पीढ़ी आज बहुत ज्यादा इसमें बर्बाद हो रही है। कैसे ऑनलाइन सट्टा खेलना, ये करना वो करना, वो गंदी चीजें भी कर रहे हैं बच्चे इसमें, ठीक है, जिससे शारीरिक और गतिविधियों में कमी और मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। पहले के बच्चे देखा छोटे छोटे हम लोग जो थे घर के बाहर खेलते थे, लाइट भाग जाती थी तो पूरी गली में चिल्ली पिल्ली सब पगला जाते थे चिल्ला चिल्ला के। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि जैसे ही ये सब चीजें बच्चे फ्री हुए तुरंत जो है फोन ऑन किया या दिन रात फोन में ही लगे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल तो, ठीक है ना। तो उसके बाद है साइबर अपराध और गोपनीयता का खतरा, यानी हैकिंग हो रही है आज के टाइम पे, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है, बैंक लूट लिए जा रहे हैं, निजी डेटा चोरी होने का खतरा, है ना। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, जो मानसिक और वित्तीय नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा रहा है, मानसिक भी और पैसे का भी नुकसान होता चला जा रहा है बाबू लोग। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखिए विज्ञापन के क्या लाभ है। विज्ञापन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। सबको पता है एडवर्टाइजमेंट का कितना फायदा होता है। कुछ लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ ऑफलाइन कर रहे हैं, पर्चे टांगते हैं, पर्चे बांटते हैं, बैनर लगाते हैं, और ऑनलाइन में भी बैनर जो है अपलोड कर देते हैं लोग। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सेतु, याद रखना, उत्पादक जो प्रोडक्शन कर रहे हैं और उपभोक्ता जो यूज करने वाले हैं, उनके बीच में क्या एक सेतु का काम करता है। यानी किसका काम कर रहा है, सेतु का। तो बोला जा रहा है सेतु का कार्य करता है, और इसके बहुआयामी लाभ का वर्णन इस प्रकार, बहुत ज्यादा लाभ होता है। उपभोक्ताओं को जानकारी मिलना, भाई जो उपभोक्ता है उनको तुरंत जानकारी मिल जाती है। जानकारी, देखो जानकारी बोल दिया है ना, तो जानकारी हो जाती है। तो विज्ञापन के माध्यम से जनता बाजार में आने वाले नए प्रोडक्ट, कि भाई ये एक नया प्रोडक्ट आया है जिसको लगाओ टकला हो जाओ, तो ऐसा प्रोडक्ट भी लोग खरीदेंगे तो है ना, ठीक है उनकी विशेषताओं, मूल्यों और गुणवत्ता की जानकारी मिलती है। ये उदाहरण के लिए जब किसी नई शैक्षणिक ऐप या किताब का विज्ञापन आता है तो छात्रों को अपनी पढ़ाई के बेहतर विकल्प पता लग जाते हैं, कुछ नया आया है मार्केट में, ये चीजें। उसके बाद तुलना करने की सुविधा, देखो जब एडवर्टाइजमेंट होता है तो वो अपनी बात तो हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं, हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, तो ये हो गया तुलना करके, तुलना की सुविधा मिल जाती है। बाजार में प्रतिस्पर्धा और जो है मूल्य नियंत्रण, आप इसमें क्या देखने को मिल जाता है, बाजार में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन भी है, और मूल्य नियंत्रण, इससे क्या है कंपटीशन बढ़ेगा, बहुत फायदा भी होता है एडवर्टाइजमेंट का। देखो विज्ञापनों के कारण कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, लड़ाई झगड़े वाली नहीं, यहाँ कंपटीशन, बेहतर उत्पाद, कौन बेहतर प्रोडक्ट लाता है, बेचने की होड़ कंपनियां, तो इससे क्या है जनता को भी फायदा पहुंचता है, बहुत ज्यादा किसको फायदा, ग्राहकों को, हमें। और रोजगार और मीडिया को वित्तीय सहायता, यानी विज्ञापन उद्योग लाखों लोगों, याद रखना विज्ञापन उद्योग लाखों लोगों जैसे मॉडल, लेखक, डिजाइनर, वीडियो एडिटर, सबको फायदा हो रहा है एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। और कीमत पर सूचनाएं दे पा रहे हैं। समाचार पत्रों और टीवी चैनलों की कमाई मुख्य जरिया विज्ञापन ही है, जिससे वे हमें कम कीमत पर सूचनाएं दे पाते हैं। एक फायदा है बाबू सामाजिक, ध्यान सुनिएगा, एक फायदा है सामाजिक संदेश, यानी कई विज्ञापन सामाजिक भलाई के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो है पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो पी लो। अच्छा किसने किसने पोलियो पिया है, और पोलियो का टेस्ट किसको किसको याद है, कड़वा कसैला सा, है ना। मेरे को तो मेरे बड़े भैया ले जाते थे पिलाने के लिए पोलियो,
और ऐसा टेस्ट होता था ना, मन करता आज भी वो पी लो, लेकिन मार के भगा देंगे हम लोग को, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए है ना भाई। चलिए, तो ये चीज हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ, तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। विज्ञापन के क्या लाभ है, एडवर्टाइजमेंट के क्या लाभ होते हैं, वही है एडवर्टाइजमेंट, कोई ऑनलाइन करता है कोई ऑफलाइन भी करता है ना। चलिए, बोला यार जनसंचार का सबसे पुराना और पारंपरिक माध्यम कौन सा है, चलो बताओ, देख के बताओ, और चिल्लाना फोन में, ठीक है, ताकि मेरे तक आवाज पहुंच जाए। ठीक है, टेलीविजन, रेडियो, मुद्रित माध्यम, समाचार पत्र या इंटरनेट, बताओ कौन सा होगा, कौन सा है, बोलो 1 2 3, खत्म टाइम। तो सबसे पहला क्या है, मुद्रित माध्यम, याद रखना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मुद्रित माध्यम, ठीक है। चलिए, मुद्रित मतलब छपाई की तकनीक, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग वाली। अब बोले यार हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है, बंगाल गजट, उद्दत मातृदंड और नव भारत टाइम्स या तो कौन सा, उद्दत मातृदंड। देखिए, तीसरा क्या है, संचार माध्यमों में द्वारपाल यानी गेट कीपर किसे कहा जाता है, अभी पढ़ाया भी था, सुरक्षा गार्ड, संपादक और संपादन मॉडल को, और विज्ञान प्रबंधक को, प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर को। तो क्या है, संपादक और संपादन मॉडल को, ठीक है, संपादक मतलब एडिटर, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बोला यार निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम केवल श्रव्य ऑडियो माध्यम है, केवल सुनने के काम में आ सकता है, टेलीविजन नो, सिनेमा नो, यूट्यूब नो, तो रेडियो। श्रव्य कौन है, सुनने वाला, रेडियो आ जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाँ बोले यार न्यू मीडिया का मुख्य आधार क्या है, तो न्यू मीडिया का मुख्य आधार कागज और स्याही, टेलीविजन, सैटेलाइट, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक या लाउड स्पीकर, तो ग हो जाएगा इंटरनेट और डिजिटल ये तकनीक, ठीक है ना। चलिए छठा क्या है बाबू, बोले जनसंचार माध्यमों की भाषा कैसी होनी चाहिए, क्या बहुत कठिन होनी चाहिए, नो, अत्यधिक कठिन और जो है क्लिष्ट संस्कृतिष्ट नहीं, सरल स्पष्ट और आम बोलचाल की भाषा, केवल अंग्रेजी के शब्दों में, तो हिंदी वाले कहाँ जाएंगे भाई, और काव्यात्मक और मुहावराधार, तो इसमें हो जाएगा ख, सेकंड हो जाएगा, ये सरल होनी चाहिए, ठीक है ना। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखिए, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य, एडवर्टाइजमेंट का मेन मकसद क्या, केवल मनोरंजन करना, उपभोक्ताओं को उत्पाद की जानकारी देना और आकर्षित करना, मुझे तो यही लग रहा है, समाचारों को छुपाना, सरकारी आदेश जारी करना, नो, तो ख हो जाएगा, ठीक बा। चलिए, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए बाबू, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में दूरदर्शन टेलीविजन की नियमित सेवा कब प्रारंभ की गई थी, तो 1947 में जब देश आजाद हुआ था, नहीं, 1980 में, 2000 में, नहीं, 1959 में, अभी हम ऊपर क्वेश्चन में पढ़े भी थे ना, ठीक बा, तो 1959 में ये आ गया था, क्या, दूरदर्शन आ गया था, पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलता था सब, है ना। चलिए, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू क्या है, सोशल मीडिया का सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है बाबू, ये बताइए, ज्ञान का प्रसार, तुरंत संदेश भेजना, फेक न्यूज और भ्रामक अफवाहें फैलाना, ऑनलाइन व्यापार होना, तो ये ग हो जाएगा फेक न्यूज वाला, ठीक है बाबू, तो फेक न्यूज वाला, ठीक है। उसके बाद आप जरा ये देखिए, बोला है जनसंचार में फीडबैक से क्या तात्पर्य, फीडबैक, अब मैं बोलूंगा आप इस वीडियो का बाबू प्लीज फीडबैक दे देना, फीडबैक मतलब आपको कैसा लगा आप वो बता देना, तो वही है संदेश को बीच में ही रोक देना, जनता या दर्शकों की प्रतिक्रिया, टेलीविजन या सिग्नलों को पकड़ना, अखबार का मूल्य निर्धारित करना, तो ख होगा जनता या दर्शकों की प्रतिक्रिया जानना, ठीक है बाबू, समझ में आ गया। तो ये हमारा जो चैनल है बाबू, आप लोग का ही चैनल है, इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और हीरो हीरोइन बन जाना है सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर लगा हो तो अब हमें भी फीडबैक दे देना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। जिसको नोट्स चाहिए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके वो व्हाट्सएप पे जो है अपने लिए नोट्स मांग सकता है। उससे पहले आप लोग एक बार चैनल का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना ताकि आप लोग को अच्छे से पता लग जाए सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए, हमारा जो चैप्टर है इसके बाद बस एक चैप्टर बचेगा, पूरा सिलेबस हमारा हिंदी का दिमाग फाड़ सीरीज जो है वो खत्म हो जाएगी इसकी हिंदी की। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट उठा के मैं उसको उलेट के पलट दूंगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।